हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू OnlyEyes हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट कमेटीज की, मंत्रिमंडलीय समितियों की। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। ऐसे स्टूडेंट जो कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं, उन्होंने अपनी तैयारी को और ज्यादा जबरदस्त तरीके से स्टार्ट किया होगा। रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने साल भर अब तक पढ़ा है, जो भी आपने बेसिक पढ़ा, जो भी आपने स्टैंडर्ड पढ़ा, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी की हो, किसी बैच से पढ़े हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, अब लास्ट इवन स्टूडेंट्स आपको ही प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप प्रीलिम्स में जो है वह फोकस कर पाएंगे, प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे। स्पेशली हिंदी मीडियम्स के लिए जो हर्डल है, या अगर हम परसेंटेज की बात करें तो प्रीलिम्स में उन्हें प्रॉब्लम ज्यादा है। मेंस उनका ठीक है कि कंपैरेटिवली अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की बात करें तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है, क्या प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में आपकी जो प्रिपरेशन है वह रहती है, बट प्रीलिम्स थोड़ा सा डाइसी हो गया है और उसके लिए थोड़ी सी क्वालिटेटिव स्टडी की जरूरत होती है और लास्ट टाइम रिवीजन जरूर करते रहिए। तो रिवीजन जो है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं करता रिवीजन के बारे में कि अरे रिवीजन करना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप खुद सोचिए कि आपने सप्ताह भर, वीक जो आपने जो कुछ भी स्टडी की है, आपने लास्ट में उसको रिवाइज नहीं किया। अब रिवाइज नहीं किया, सब साफ हो गया, नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और ऐसे कर करके जब आपके 1 2 3 6 मंथ निकले, आपको लगा आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, चलो सो हम बात करेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों की। ये आपके लिए टेलीग्राम PDF, टेलीग्राम का बारकोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, क्लासेस की PDF, क्लास नोट्स, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं संवैधानिक ढांचा, सरकार की प्रणाली और केंद्र सरकार। ठीक है, तो अभी हमारा केंद्र सरकार जो है यह चल रहा है और इसमें हम मंत्रिमंडलीय समितियों की बात करेंगे। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियां क्या है, इनकी आखिर विशेषताएं क्या है, इसकी लिस्ट देखेंगे और इसके कार्य देखेंगे और मंत्रियों के समूह की बात करेंगे। देखो, जैसे कि 2019 की बात करें तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ कमेटीज का पुनर्गठन किया गया था। जब भी नई सरकार आती है तो वह क्या करती है कि कार्यों को करने के लिए जनरली हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है वह कार्य कर रहा है। पर मंत्रिमंडल कार्य कैसे कर रहा है? मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है इन समितियों की सहायता से। समितियां क्या है कि 3 4 10 12 इस तरीके से सदस्यों का एक पैनल बना दिया, एमपीस का पैनल बना दिया है ना, एक ग्रुप बना दिया। जैसे कि आर्थिक मामलों पे बन गई समिति, बेरोजगारी पे समिति बन गई है ना, या फिर राजनीतिक मामलों पे समिति बन गई। तो जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, नीतियों को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम विस्तार से उस पर चर्चा करें, हम डेप्थ तरीके से उस समस्या को समझें। एक समन्वय जो है वह पूरा सरकार में बना रहता है इन समितियों के माध्यम से। ठीक है, तो ये समितियां बेसिकली हैं क्या कि विभिन्न समितियों के माध्यम से जो मंत्रिमंडल है वह कार्य कर रहा है। ठीक है, जो मंत्रिमंडल है वह क्या कर रहा है? विभिन्न समितियों की सहायता से ही कार्य कर रहा है। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट या मंत्रिपरिषद? कैबिनेट है ना, क्योंकि हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, ना कि हम मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो है वह कुछ समितियों, कुछ कमेटीज की सहायता से जो है वह कार्य करता है। और याद रखिएगा, इन्हें ही मंत्रिमंडलीय समितियां जो है वह कहा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो, जैसे कि हाल फिलहाल में मोदी जी के द्वारा अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कुछ एग्जांपल्स पहले करंट के बताऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के सुधार और बेरोजगारी के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के सुधार और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक जो समिति है वह बनाई गई। अब देखो, इस समिति का मेन काम क्या होगा कि भाई बेरोजगारी क्यों है, इसके कारण निवारण पर चर्चा करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, तो कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो काम है वह किया गया। तो बेसिकली ये जो कैबिनेट कमेटीज है वह क्या करेंगी कि जैसे कि अगर आर्थिक सुधार करने हैं, उन सभी को लेकर कुछ नीतियां बनाएगी। कितनी बेरोजगारी है, क्यों बेरोजगारी है, कुछ डेटा उस पर रखेंगी। उसकी सहायता से वो जो काम है वह करती रहती है। जैसे कि हमने देखा कि 2019 का
2019 का हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है कि 19 के आसपास में आर्थिक मामलों पे मंत्रिमंडलीय समिति बनी, जिसमें कि 12 सदस्य थे। ध्यान रखना, इस पैनल में 3 सदस्य भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जितना प्रधानमंत्री चाहे उस हिसाब से इसमें सदस्य संख्या होती है। इसका गठन कैसे किया जाता है, क्या संविधान में इसका वर्णन है, क्या संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये तमाम ऐसी बातें जो हमें पढ़नी और सीखनी है बस। सो जैसे कि एस जयशंकर की बात करें, पीयूष गोयल जी की बात करें, ये सब इसमें इस समितियों में उस वक्त शामिल किए गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो कैबिनेट कमिटीज हैं, है ना, जो कैबिनेट कमिटीज हैं, मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, आखिर ये होती क्या है। कैबिनेट कमिटीज मंत्रिमंडलीय समितियां, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि ये जो कमेटियां होती है ना इस तरह की, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर हम इन समितियों की बात, अच्छा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में फर्क है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधानेतर। अब देखो इसका मतलब क्या है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये संविधानेतर समितियां हैं, संविधानेतर संस्थाएं हैं, है ना। इसका संविधान में जो वर्णन है बेसिकली वह नहीं मिलता है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह की ही बॉडी को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जिसकी संविधान में बात नहीं की गई है। दे आर नॉट मेंशन्ड, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इनकी जो चर्चा है या इनको मेंशन नहीं किया गया है, इस वजह से हम इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वह कहते हैं। ठीक है, सो समझ गए हम कि जो मंत्रिमंडल है विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, और जिन समितियों के माध्यम से कार्य करता है उन्हें ही हम मंत्रिमंडलीय समितियां कहते हैं। तो हमने देखा कि जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल जिन समितियों के माध्यम से कार्य करता है, तो बेसिकली मेन फैसला लेने का काम या नीतियां बनाने का काम ये समितियां ही कर रही हैं, है ना। सो मंत्रिमंडल जिन समितियों के माध्यम से कार्य करे, के माध्यम से कार्य करता है, बस जिसके माध्यम से कार्य करता है वही आपकी कैबिनेट कमेटीज है। ठीक है, वही आपकी क्या है, कैबिनेट कमेटीज है। सो अब देखो, अब हमने फर्स्ट इसमें तो इसकी पहली विशेषता जो हमने जाना, पहली विशेषता इसकी क्या थी, पहली कि ये जो है वह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संविधान में इसका जो वर्णन है वह नहीं किया गया है। दूसरी बात हम इसमें समझेंगे कि बेसिकली अगर हम इसके उल्लेख की बात करें तो जो कार्य नियम है, जो रूल ऑफ बिजनेस है, उसमें इसकी जो व्यवस्था है वह की गई है कि इस तरह की जो कमिटीज है वह बनाई जाएगी। संविधान में कहीं इसका वर्णन जो है वह नहीं मिलता। अगर हम इसके देखो प्रकारों की बात करें, ठीक है, तो गैर संवैधानिक है, अतिरिक्त संवैधानिक है, संवैधानेतर है। अब हम बात करेंगे, ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है तदर्थ और एक तो होती है स्थायी। ठीक है, एक तो होती है तदर्थ और एक होती है स्थायी। तो जो परमानेंट टाइप की हो, जो स्थायी टाइप की हो, जिनको भंग नहीं किया जाता है ना, तो जो स्थायी कमिटीज है ये हमेशा रहेंगी। स्थायी कमिटीज जो है ये हमेशा कार्य करती रहती है, इनको भंग नहीं किया जाता, ये स्थायी समितियां कहलाएंगी। और तदर्थ समितियां, एडॉक कमेटी, उन कमेटीज को कहा जाता है जो हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक काम दिया गया कि आप केवल बेरोजगारी पर या फिर आप इस शिक्षा पर रिपोर्ट बना लीजिए या ये नीतियां बना लीजिए, तो पर्टिकुलर हो सकता है किसी विशेष काम को करने के लिए बनाई गई थी, उसके बाद इसको भंग कर दिया। तो इस तरह की कमेटीज को, इस तरह की समिति को क्या कहेंगे, हम एडॉक कमेटी कहेंगे, है ना। तो देखो, अस्थायी समितियों की जब हम बात करेंगे तो इन समितियों का गठन समय समय पर विशेष काम के लिए किया जाता है, समय समय पर विशेष कार्य हेतु
समय समय पर विशेष कार्य हेतु इसका जो निर्माण है वह किया जाता है। जब सरकार बनती है, सरकार अस्तित्व में आती है, जैसे कि मान लो नई सरकार आएगी, तो नई सरकार फिर से क्या करेगी, सबसे पहले इसी तरह की जो कैबिनेट जो कमेटियां हैं उनको बनाएगी, उनमें सदस्यों को जो है वह शामिल करेगी, कौन क्या क्या काम करेगा, कौन क्या काम कर सकता है, उन सभी को करेगी, ताकि सरकार में एक समन्वय बना रहे, कार्य जो है वह ठीक ठाक से होता रहे, जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को सॉर्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया कि समय समय पर विशेष कार्य के लिए किया, या फिर हमने ये देखा कि कोई पर्टिकुलर मान लीजिए समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या जैसे कि हमने यहाँ पर बेरोजगारी की बात की, समस्या जैसे कि हमने यहाँ पर बेरोजगारी की बात की। ठीक है, ये उसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब देखो तीसरी विशेषता ये है कि आखिर इसका गठन कौन करेगा, ये बनेंगी कैसे, इसका गठन जो है वह कैसे किया जाएगा, कैसे ये अस्तित्व में आएंगी, तो इसका गठन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, जो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट के सदस्य, ऐसा नहीं है कि केवल कैबिनेट के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा और भी जो सदस्य वे समिति का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते कि प्रधानमंत्री ऐसा चाह रहे हो। तो प्रधानमंत्री के द्वारा समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार, प्रधानमंत्री के द्वारा समय, अब आप सोचेंगे समय व परिस्थिति कैसे होगी, ऐसे होगी कि अभी बेरोजगारी की अगर समस्या ज्यादा चल रही है तो बेरोजगारी पर कमेटी बनाओ, समय व परिस्थिति के अनुसार गठन, समय व परिस्थिति के अनुसार इसका जो गठन है वह किया जाएगा, है ना। तो अगर प्रश्न आता है कब किया जाएगा, तो कब का आंसर ये है कि जब समय होगा। कौन करेगा, तो कौन का आंसर क्या है कि जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इस तरह की जो समितियां हैं उनका गठन किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम ये देखें कि सदस्यता की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन जो सदस्य हैं वह इसमें शामिल होंगे, तो आमतौर पर हम देखेंगे कि एक समिति के सदस्य दूसरी समिति के सदस्यों से अलग होते हैं, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। तो इसमें कैबिनेट सदस्य शामिल होते हैं, कैबिनेट या मंत्रिमंडल के जो सदस्य वह शामिल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है वो इसका हिस्सा नहीं बन सकता है। तो कभी कभी कैबिनेट के अलावा अन्य भी सदस्य हो सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि केवल मंत्रिमंडलीय समिति नाम है, कैबिनेट समिति नाम है तो केवल कैबिनेट मेंबर्स ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना कि कभी कभी इस तरह के जो लोग हैं वह उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा कोई विशेष आमंत्रित सदस्य ऐसा भी हो सकता है कि वह मंत्री नहीं है, विशेष आमंत्रित सदस्य किसी और फील्ड का है, उसको भी इस समिति का जो हिस्सा है या समिति में जो सदस्य है वह बेसिकली बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कि इन समितियों में केवल जरूरी नहीं केवल मंत्री जो है वही हो, इसके अलावा कोई पहले मंत्री रह चुके हो तो वरिष्ठ लोगों को भी इसके लिए जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था उसके बाद आपात स्थिति समिति गठित हुई थी। तो इसका एग्जांपल क्या है कि चाइना ने 1962 में चाइना इन्वेजन हुआ था, चाइना का आक्रमण, तब क्या हुआ था, आपात स्थिति की समीक्षा करने के लिए समिति बनाई, आपात स्थिति समिति, इसका गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अब आवश्यकता थी कि भाई चाइना ने युद्ध कर लिया, चाइना ने क्या किया, आक्रमण कर दिया अरुणाचल प्रदेश के नेफा, और यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले कुछ एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की आपात स्थितियों की समीक्षा करने के लिए, आपात स्थिति से निपटने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए हमने क्या किया, 10 मेंबर या 12 मेंबर की एक कमेटी जो है वह बना ली। हो सकता है सदस्य संख्या कम या ज्यादा हो, जो परिस्थिति जो मांग है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो अगर हम नेक्स्ट देखें कि इन समितियों में इनके प्रमुख आखिर कौन होते हैं। गठन में हमने देख लिया है ना कि प्रधानमंत्री गठन कर रहे हैं, बट हम ये कहें कि ये जो समितियां हैं इनके प्रमुख कौन होंगे, इनके हेड कौन होंगे, इन समितियों के प्रमुख या फिर हम अध्यक्ष कह दें ये कौन होंगे, तो ये कौन होंगे, पीएम होंगे। और अगर किसी समिति में पीएम है तो पीएम ही उसके चेयरमैन होंगे, पीएम ही उसमें अध्यक्ष होंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर हम ये कहें कि केवल प्रधानमंत्री होंगे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स देखो वित्त मंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें वो भी बेसिकली अध्यक्षता जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर
समिति में प्रधानमंत्री सदस्य है तो अध्यक्षता वही करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और कमेटियां भी ऐसी बन सकती हैं कि जब वरिष्ठ मंत्री जो हैं वह इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो जनरली हम कहें कि प्रमुख कौन होंगे तो पीएम होंगे, बट ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पीएम के अलावा कोई और नहीं बन सकता। अगर कोई वरिष्ठ मंत्री है तो वो भी कभी कभी इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कि ना कि ऐसा नहीं है कि केवल समस्या है तभी जाके एक 62 में आक्रमण हुआ तो हमने आपात स्थिति के लिए समिति बना दी, प्रॉब्लम थी हमने सॉल्यूशन के लिए समिति बना दी। लेकिन क्या जब प्रॉब्लम नहीं है तब भी इस तरह की समितियों को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। और इन समितियों को क्या किया जाएगा कि ये ना केवल इस समस्याओं का हल तलाशेंगी, बल्कि अगर मंत्रिमंडल के विचार के लिए कुछ प्रस्ताव भी बनाती हैं, कुछ निर्णय भी बनाती हैं, ठीक है, और मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। तो बेसिकली इनका कार्य क्या होगा, कुछ कार्य में ही लिख लो आप कि बेसिकली ये कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को प्रस्ताव या फिर जो विचार है वह दे सकती है, विचार या प्रस्ताव हेतु बनाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, समस्याओं के लिए तो हमने समझ लिया कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तब डेफिनेटली बन रही है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कोई विचार के लिए प्रस्ताव भी बना रही है बल्कि निर्णय भी ले रही है और मंत्रिमंडल इन निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो मंत्रिमंडल का विचार या प्रस्ताव हेतु बनाई जा रही है ना। इसके अलावा ये समितियां निर्णय लेने का भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रस्ताव देंगी या केवल विचार रखेंगी, निर्णय लेने का कार्य भी करती हैं, निर्णय लेने का कार्य भी करती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना कि गैर संवैधानिक है, संवैधानेतर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है। दो तरह की होती है, स्थायी व तदर्थ। तदर्थ ऐसी समितियां होती है जो कि समय समय पर किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई, जैसे कि चाइना 1962। एक हमारे सामने समस्या थी, हमने बना दिया। गठन कौन करेगा, पीएम। अध्यक्ष कौन होगा, प्रमुख कौन होगा, पीएम। हाँ, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पीएम के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता, वह भी इसमें अध्यक्ष जो है वह बन सकते हैं, ठीक है। सदस्यता की बात करें तो कैबिनेट, लेकिन कैबिनेट के अलावा कभी कभी कैबिनेट के अलावा अन्य भी जो सदस्य या वरिष्ठ सदस्य या अन्य मंत्री भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, हाँ बशर्ते पीएम की ऐसी इच्छा हो, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो, और इसके अलावा हम देखें कि बेसिकली मेन क्या होगा कि मंत्रिमंडल के पास समय कम है और काम ज्यादा है, तो उस कार्य को बांटने के लिए इस तरह की जो समितियां हैं वह करेंगी। ये नीतिगत मुद्दों का अध्ययन करेंगे, एक प्रभावकारी समन्वय बनाएंगी। और इनका क्या कार्य होगा, तो नीतिगत मुद्दों का अध्ययन, नीतिगत मुद्दों का अध्ययन करना और एक प्रभावकारी समन्वय, एक प्रभावकारी समन्वय, है ना, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये भी बेसिकली इनका एक लक्ष्य, एक कार्य होगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे आओ, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी समितियां हैं, तो देखो सबसे पहली कमेटी है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास समिति, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों पर, राजनीतिक मामलों पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति, निवेश और विकास के लिए, रोजगार व कौशल विकास के लिए, ठीक है। ये समितियां होंगी। इसके अलावा कुछ और समितियां जो है वह आवश्यकता बतौर बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अगर आवश्यकता है तो उन्हें बनाया जा सकता है। वर्तमान की बात करें तो 8 ये जो समितियां हैं वह कार्यरत हैं अभी हाल फिलहाल में। आगे देखो कि एक बात और याद रखो कि अगर हम सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की बात करें, है ना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय, राजनीतिक, सुरक्षा, निवेश, विकास, रोजगार और कौशल, ठीक है, समझ गए। अब लेकिन इन 8 मामलों में, 8 कैबिनेट्स में, कमेटीज में, अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी कमेटी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, इसको क्या कहा जाता है, जानते हो, सुपर कैबिनेट। इसको सुपर कैबिनेट की जो संज्ञा है वह दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कमेटी है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो कमेटी है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समिति होती है और इसी वजह से राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। सो देखो, राजनीतिक मामलों पर, अच्छा हम इसके कुछ कार्यों की बात करें,
हम इसके कुछ कार्यों की बात करें तो पहला हम देखेंगे कि इसके कार्य क्या होंगे कि अगर राजनीतिक मामले हैं, ठीक है, तो राजनीतिक मामलों के संबंध में जो समितियां हैं वह बनाई जाती हैं। राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए जो समितियां हैं वह बनाई जा रही हैं, ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए समितियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा तो राजनीतिक मामलों पे समिति तो इसी से रिलेटेड होगी। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि आर्थिक समिति बनी है, तो अब आर्थिक समिति किस बात को लेकर बनेगी भाई? आर्थिक समिति बनेगी कि हमें किस तरीके से विकास की नीति बनानी है, डेवलपमेंट आखिर हमें कैसे करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट को लेकर या फिर बाकी और भी आर्थिक विकास से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा उस चीज को लेकर उसमें भी समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा अगर हम नियुक्ति मंत्रिमंडलीय समिति की बात करें, है ना, तो उसका क्या कार्य क्या होगा? नियुक्ति कैबिनेट कमेटी, ठीक है, नियुक्ति कैबिनेट कमेटी। तो इसका बेसिकली काम क्या होगा? इसका काम होगा कि चाहे केंद्रीय सचिवालय हो, लोक उद्यम हो, बैंक हो, वित्तीय संस्थाएं हो, उसमें जो भी उच्च पद है उसमें नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करना, है ना। तो चाहे हम यहाँ पर केंद्रीय बैंक की बात करें, सरकारी उद्यम व बैंकों में उच्च पद हेतु नियुक्ति, उच्च पद हेतु नियुक्ति कराना, ये इसका काम हो गया। तो सब कमिटीज के जो काम है वह अलग अलग है ना। आगे देखो, जैसे कि हम बात करें संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब संसदीय मामलों से चूंकि रिलेटेड है तो वह संसद में सरकार और भूमिका से संबंधित जो कार्य है वह देखती है, संसदीय मामलों, ठीक है। तो अगर संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है, तब ये क्या कर रही है? ये कमेटी देख रही है कि संसद की क्या भूमिका है, संसद की भूमिका को लेके ये सजग है, संसद के कार्य क्या होंगे इसको लेके ये सजग है, इसके बारे में डिटेल देना, इसके बारे में चीज़ों को सोचना, नियम बनाना, एनालिसिस देना, ये काम होगा। इसके अलावा देखो, अगर हम आवास संबंधी बात करेंगे, अच्छा पहले सुरक्षा संबंधी देख लें कि जो सुरक्षा संबंधी कमेटी है उसका कार्य क्या होगा। अगर सुरक्षा से संबंधित जो कमेटी है तो ये कानून व्यवस्था को देखेगी, है ना, कि जो कानून व्यवस्था है वह कैसी चल रही है, कानून व्यवस्था में कहाँ सुधार होने की गुंजाइश है, कहाँ पे इसमें लूप होल्स है उसको ठीक किया जा सकता है। तो कानून व्यवस्था हो, आंतरिक सुरक्षा हो, परमाणु ऊर्जा हो। अब जैसे कि प्रश्न आ गया कि आंतरिक सुरक्षा को लेके कौन सी कमेटी जो है वह निर्णय लेगी, आंतरिक सुरक्षा को लेके या फिर परमाणु सुरक्षा को लेके, तो यहाँ पर कौन जो है वह डिसीजन लेगा, कौन सी कमेटी? क्या राजनीतिक, आर्थिक, नियुक्ति, संसदीय, सुरक्षा? तो जो सुरक्षा से संबंधित कमेटी होगी डेफिनेटली वही डिसीजन लेगी, है ना। इसके अलावा अगर हम आवास वाली बात करेंगे कि आवास संबंधी जो कमेटी है वह क्या कर रही है, ठीक है। अगर हम आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय कमेटी की बात करें तो इसका मेन कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कि भाई जो भी सांसद सदस्य हैं उन सभी के आवास मिल जाए, उनके वेतन भत्ते और बाकी चीजें उनको मिलती रहे। तो ये बेसिकली आवास का होगा। संसद सदस्य, केंद्र सरकार के कर्मचारी, इन सभी को सरकारी आवास जो है वह आवंटित करना, है ना। तो इसमें संसद सदस्य या केंद्रीय कर्मचारी को आवास आवंटन करना हो तब ये कार्य करेगा, है ना। इसके अलावा देखो, अगर निवेश और विकास संबंधी समिति बनती है तो डेफिनेटली ये क्या देखेगी कि भाई निवेश कहाँ करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, उससे रिलेटेड मतलब पूंजी के प्रवाह में कहाँ पे कैपिटल लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है, निर्यात को कैसे, एक्सपोर्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, आयात को कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इन सभी मुद्दों में सुधार के लिए मतलब जो नाम है वही इसका काम है, जो नाम है वही काम है। फिर हम देखेंगे रोजगार, कौशल और विकास पर अगर समिति बनी है तो ये क्या कर रही है, ये कौशल विकास, कर्मचारियों को कैसे और ज्यादा प्रशिक्षित करना है, रोजगार के क्या कैसे अवसर जो है वह और बढ़ाने हैं, इन सभी चीजों को लेकर मुद्दे बना रही है। तो इन सभी मुद्दों में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, शक्तिशाली है, सुपर कैबिनेट है, वो कौन सी समिति है? वो आपकी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है। तो ये कार्य हो गए। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे मंत्रियों के समूह की,
है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का समूह, इसका क्या मतलब है? अभी तक चलो कैबिनेट कमेटी तो हम समझ गए, बट जब हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, अब इसका क्या मतलब है, एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो काम है आखिर वह क्या है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के समूह जो है वह आखिर क्या है? तो देखो विभिन्न क्या होता है कि मंत्रिमंडलीय समितियों, ऐसा नहीं है कि अब समितियां बना दी 8 प्रकार की बन गई या उसके अलावा और 16 प्रकार की भी बन गई, या कई एडॉक कमिटीज भी होती हैं, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गई तो फिर समिति बन गई। सरकार ने कहा कि अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो सरकार क्या कह रही है कि हाँ हम समिति बनाएंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी मुद्दे को देखना है, किसी भी मुद्दे को सॉर्ट करना है, तो उस पर इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि कई मंत्रालय जो है वो उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि मान लो एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, तो अब सरकार क्या कहती है कि ठीक है इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि ये एक पक्ष का मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार कह दे कि नहीं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाल फिलहाल में काफी भी चर्चा में रहा, व्हाट इज एमएसपी। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना मुद्दा है एमएसपी तो, कि जैसे जैसे सरकार जो है वह क्या करती है, एक बफर स्टॉक बना रही है खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, लोगों को सुरक्षा करने, खाद्यान्न को फूड सेफ्टी देने के लिए, तो उसके लिए क्या करती है कि एक मूल्य जो है वह तय कर दी कि चावल जो है वह इतने रुपए किलो में जो सरकार है वह खरीद लेगी, है ना, बस वही एमएसपी है। तो सरकार क्या करे, एक एमएसपी का वादा करती है कि हम, जैसे कुछ फसलों की बात कर देती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है या कुछ दालें है, कि हम इतने रुपए पे, तो किसानों को क्या होता है, एक सुरक्षा मिल जाती है ना। तो उस एमएसपी को लेकर हाल फिलहाल में काफी विवाद है कि, तो यहाँ पे सरकार क्या कह रही है कि भाई ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम उस पर इंस्टेंट डिसीजन दे सके। यहाँ पे क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरह की जो समितियां हैं वह हम बना ले, समिति में बाकी जो विभाग हैं, अब जैसे कि मान लो इसको लेके एमएसपी को लेके एक समिति बनती है, किसी की अध्यक्षता में बनी, उसका नाम रख दिया कि ये जो समिति है ये वाली समिति कहलाएगी, है ना। और उसके अलावा जैसे कि सरकारी आयोग बन गया मान लीजिए, तो क्या था कि जो सरकारी थे वो अध्यक्ष थे, उनका नाम सरकारी आयोग, लोकप्रिय नाम हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि कोई समिति बना दी, अब उसमें 4 मेंबर्स कर दिए कि भाई खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर किसी और तरीके से कोई और मंत्रालय इसमें शामिल है, उन सभी के अध्यक्षों को मिला के, उन सभी के मंत्रियों को मिला के एक समिति बना दी। लो अब वो जो है वह आगे जाके डिसीजन लेगी, वो बाकी लोगों से पूछेगी कि क्या इसको इस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो उस तरह से समितियों का मुद्दा हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सारे जो डिसीजन है वो वही निपटा ले, अब कुछ और भी मुद्दे बच जाते हैं, है ना, कुछ और भी जो इश्यूज हैं वह बच जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का मेन काम क्या है कि अगर मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त कुछ विभिन्न मुद्दे और विषय को देखने के लिए, है ना, तो कुछ विभिन्न मुद्दे, कुछ विभिन्न मुद्दे, कुछ विभिन्न मुद्दे व विषयों के लिए मंत्रियों का समूह बना दिया जाता है। विषयों की या विषयों के अध्ययन लिख लो, है ना, या विषयों के अध्ययन हेतु इस तरह के जो मंत्रियों का समूह है बेसिकली वह बना दिया जाता है। ठीक है, और ये मंत्रियों का समूह क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसे ये अधिकार हो जाता है कि ये मंत्रिमंडल की तरफ से जो निर्णय है वह ले सके, कैबिनेट की तरफ से निर्णय लेने का काम करता है। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, कैबिनेट की तरफ से निर्णय लेने का काम करेगा, कैबिनेट की ओर से, कैबिनेट की ओर से निर्णय लेने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये मंत्रियों का समूह कुछ नहीं है, बस मंत्रियों का कुछ समूह, ताकि अब मंत्री करेंगे क्या, किसी न किसी विषय पर कुछ निर्णय ही तो लेंगे, तो वो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो बेसिकली इनको प्राप्त होता है। ठीक है, और बाकी अगर हम अन्य तरीके के समूहों की बात करें, कैबिनेट कमेटीज की बात करें, तो वो सब क्या करें, वो तो सरकार को सिफारिशें भेज रही है ज्यादातर मामलों में उनकी जो भूमिका है वह सलाहकारी टाइप की है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तो ये कैबिनेट की तरफ से सीधा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उसके पास जो पावर है वह ज्यादा है। इसके अलावा देखो कि बेसिकली मंत्री समूह नामक ये जो संस्था है वह विभिन्न मंत्रालयों के बीच में तालमेल के लिए बनाई जाती है। विभिन्न, उसका काम भी समन्वयकारी है, कोऑर्डिनेशन करना, यहां पे भी वही काम है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में, विभिन्न
मंत्रालयों के बीच समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, है ना, ये जो काम है बेसिकली ये इसका इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा देखो कि अगर इस तरह से कुछ ऐसी समितियां भी, मंत्रियों के भी ग्रुप जो है वह उस तरीके से बनाए जा सकते हैं जो कि परमानेंट ना हो, जो कि तदर्थ प्रकृति के हो, जैसे कि हमने कैबिनेट कमेटीज की बात की, है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वह भी बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली याद रखना कि अगर इस तरह का ग्रुप कोई बनाए तो उसका मेन काम क्या होगा कि वह केवल सलाह दे दे या पर्टिकुलर जो मुद्दा है उस पर सिफारिश कर दे और उसके बाद भंग हो जाए। तो जो भी एडॉक या तदर्थ टाइप का जो भी इशू होगा, जो भी मुद्दा होगा, या फिर चाहे कैबिनेट कमेटी बने या मंत्रियों के समूह का गठन किया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाए, अगर वो तदर्थ प्रकृति के हैं, मतलब एडॉक प्रकृति के हैं, मतलब टेम्परेरी हैं, इसका अर्थ क्या है कि कोई समस्या थी उसको सुलझाने के लिए बने, उसके बाद भंग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो इसमें एक बात आपको याद रखना है कि मंत्री समूहों के कामकाज पर जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है 2005 से लेकर 9 आया, उसके द्वारा कुछ टिप्पणियां दी गई। सेकंड एआरसी की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, इसको सर्च करना, ये है क्या, एथिक्स के लिए हर तरह की रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है ये, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पेपर 4 के लिए आप पढ़ते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, इसने कहा कि बेसिकली जो मंत्री समूह है ना वो उतने पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पा रहा। अब अगर वो पावरफुल तरीके से या उतने इफेक्टिव रूप से वर्क नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने कहा, इन्होंने कुछ टिप्पणियां दी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ अनुशंसाएं दी, कुछ सिफारिशें की। पहली बात तो इसमें यह कहा कि बेसिकली आयोग ने एक राय रखी कि बहुत सारे हम इस तरह के मंत्री समूह तो बना लेते बट वो इफेक्टिव नहीं। इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह के जो मंत्री समूह है वे अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठ के नहीं करते। तो यहां पर ये कहा कि जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये बेसिकली कम प्रभावकारी हैं, कम इफेक्टिव है। अगर कम प्रभावकारी हैं तो इन्होंने एक सिफारिश दी, पहले तो ये बताया कि कम प्रभावकारी हैं और इन्होंने कहा, कारण बताया कि नियमित रूप से बैठते ही नहीं है, बैठ के ही नहीं करते तो ग्रुप बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। नियमित बैठ के नहीं, है ना, नहीं करते इसलिए प्रभावकारी नहीं है। तो बस सिफारिश वही होगी। सिफारिश क्या होगी? जो प्रॉब्लम है उसी को दूर कर दो, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि कई मामले जो हैं वे काफी लेट हो जाते हैं, कम प्रभावकारी। इफेक्टिव का मतलब, जैसे कि इफेक्टिव क्या है कि आपने किसी प्रोसेस को किया वह तुरंत हो गया, है ना, आपको लग रहा है कि उसके रिजल्ट आपको तुरंत मिल गए। आपने मान लीजिए कहीं आरटीआई दायर किया, फिर कोई भी प्रोसेस है वो, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो गया, आपको परेशानी नहीं हुई, ठीक है, बहुत देरी नहीं हुई, इफेक्टिवली तरीके से वर्क कर गया, लेकिन वहीं क्या हुआ, कुछ चीजें इतना लेट हो रही है कि आपको लग रहा है कि ये इससे अच्छा तो प्रोसेस ना ही होती तो अच्छा था। तो यहाँ पर क्या है कि नियमित बैठ के नहीं होती, इससे कम प्रभावकारी हैं। और इसके लिए क्या होता है कि अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लेने में देरी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, नियमित बैठोगे नहीं तो कैसे काम होगा। तो निर्णय लेने में देरी होती है। ठीक है, अब बस इसी को सुधार कर दो कि भाई निर्णय लेने में जो है वह देरी ना करो। अगर देरी नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है वह सॉर्ट हो जाएगी। दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि बेसिकली एक जो सेलेक्टिव, अगर हम मंत्री समूहों की संख्या को ज्यादा सेलेक्टिव होकर अगर हम देखें, है ना, कि जैसे कि वर्तमान में जो भी कार्यरत है वो इफेक्टिव नहीं है, तो हम ये देख लें कि क्या वास्तव में हमें जरूरत है उसकी या फिर नहीं है। तो बेसिकली अगर हम सेलेक्टिव या चयनात्मक उपयोग हम करें तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जो उपयोग है वह कर पाए। केवल ग्रुप बनाने के लिए ही ग्रुप ना बनाए, बल्कि क्या करें, वही बात है जैसे कि आपने मान लो स्टडी के लिए ग्रुप बनाया, बट स्टडी के लिए ग्रुप ऐसा बनाया कि किसी को कुछ नहीं आता, तब तो उस ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर उस ग्रुप में एटलीस्ट ऐसे 1-2 बंदे तो हो जो कम से कम पूरा पढ़ चुके हो, जिन्हें सही गाइडेंस हो, जो आपको बता सके या साथ में बैठ के पढ़ सके। तो यहां पर क्या है कि अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हैं फिर तो वो भीड़ हो गई। अगर मान लीजिए किसी के पास इसके लिए किसी को कुछ नहीं आ रहा है, 10 लोग हैं बट वो कहने को भीड़ है, जैसे कि लोकतंत्र की आलोचना की जाती है कि ये भीड़ तंत्र है, केवल उठे हुए हाथ गिने जाते हैं, बल्कि ये नहीं देखा जाता कि हाथ किसका उठा है। तो यहां पर क्या है
कि बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि आपने क्या किया, केवल मंत्रियों के जो समूह है वह बना दिए, बट उसमें कुछ सिलेक्टिव ऐसा था ही नहीं। अगर आप ये तो देखते कि आखिर जरूरत क्या है और किसके पास योग्यताएं हैं, कौन कर सकता है, उस हिसाब से आप चीजों को करते। तो यहां पर यह कहा कि बेसिकली अगर हम सेलेक्टिव यूज करें तो निर्णय लेने में भी देरी नहीं होगी, जो निर्णय है वह ज्यादा आगे, जो काम है वह समय सीमा में पूर्ण हो पाएंगे, जल्दी से काम हो पाएंगे, है ना। इसके अलावा यह कहा कि बेसिकली समन्वय जो है वह कम है, विभिन्न मंत्रियों के बीच में मंत्री के जो ग्रुप्स बनते हैं उनमें समन्वय की कमी है, समन्वय की कमी है, ठीक है, समन्वय की कमी है। लेकिन मेन उद्देश्य तो यही है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय करना, यही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनका काम है। अगर समन्वय नहीं है, वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो इसमें यह कहा कि अगर वह समन्वय अगर उनमें हो सके तो डेफिनेटली इसके जो बेहतर आपको एक रिजल्ट हैं वह मिलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो गई, क्लियर। चलिए, तो ये चैप्टर बड़ा छोटा सा था, है ना। जैसे कि सरकार ने कमेटी बनाई, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई, आवास के लिए बनाई, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें कि सीतारमन जो कि हमारी पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री है, और जो पीयूष गोयल जी है ये इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर जब सरकार ने 2019 में पुनर्गठन किया था इस समिति का, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, तब इसमें 4 सदस्य थे, शुरुआत हो सकता है 3 और 4 सदस्य, तो आगे जाके 12 और 15 सदस्य जो है वह भी इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना था कि अगर आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनी है, इसका मेन काम क्या होगा कि जैसे जो संसद सदस्य हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन सभी को जो आवास है वह आवंटन किए जाए। अच्छा, इस बात को और याद रखो, जैसे याद करो लास्ट कि मान लीजिए जो सांसद सदस्य नहीं है और अगर वो उस आवास में अभी भी रह रहे हैं जो कि सांसदों को अलॉट किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो नए सांसद बने उनके लिए कुछ मिलता ही नहीं था उन्हें। जैसे अगर मान लीजिए बिल्डिंग्स उतनी ही है, लेकिन उसमें जो कब्जा है वो पुराने जो पहले रह चुके हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, कहीं के मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो उस पर अभी भी कब्जा, अभी भी उन्होंने आवास खाली नहीं किया। आवास खाली नहीं किया तो प्रॉब्लम्स जो है वह बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब तो उतने ही थे, है ना। आपके पास नंबर ऑफ जो आवास थे, नंबर ऑफ आपके पास जो एरिया थे या फ्लैट थे, वो तो उतने ही थे, बंगलो। फिर उसके बाद उसके नंबर कैसे बढ़ाया जाए, तो कई बार ये आया, ये कहा गया कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी सिफारिश की कि भाई मंत्रियों को भी इस तरह की नैतिकता दिखानी चाहिए कि अगर अब उनका मंत्री पद नहीं रहा तो आवास भी खाली करने का कष्ट करे, या उनको वो मेन आवास से हटा के कोई छोटा आवास, उससे कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा दिया जाता है, कंपैरेटिवली, जैसे कि आप न्यू दिल्ली आप देखेंगे, इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है, कई इस तरह के एरिया है जहां पर जो सांसद सदस्य उनको आवासों का आवंटन किया जाता है, स्पेशली जो दिल्ली में है ना। तो इसके लिए देखो कि मंत्रिमंडलीय जो समिति बनी उसके लिए 4 सदस्य, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या बात की कि जो कैबिनेट कमिटीज हैं, जैसे कि हमने देखा आर्थिक मामलों के पे बनी थी, 12 सदस्य थे, ठीक है। और हमने जाना कैबिनेट कमिटीज जो है वह आखिर क्या है, तो वह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, है ना। इनके कार्य क्या है, कार्यों को पढ़ा हमने, प्रकारों को पढ़ा। एक मेन वर्ड ये जरूर याद रखना कि ये जो है वह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनकी विशेषताओं की हमने बात की, गैर संवैधानिक है, स्थायी तदर्थ है, गठन कैसे होगा, सदस्यता कैसे होगी, कार्य कैसे होगा, है ना। 8 प्रकार की समितियों की बात की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आवास, आर्थिक, संसदीय मामले, राजनीतिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा, निवेश और विकास, रोजगार, और सुपर कैबिनेट कहा जाएगा राजनीतिक मामलों के। एंड साथ में हमने देखा कार्य, तो राजनीतिक मामलों का राजनीतिक तरीके से जो भी मामला है उसको बेसिकली सॉर्ट करना, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हमने बात की। तो ये आपका आज का क्लास था, छोटा सा क्लास था, है ना। अब इसके बाद आपको एक बड़ी लंबी सी क्लास मिलने वाली, संभवतः 4 घंटे की हो, जिसमें कि हम पार्लियामेंट को करेंगे। पार्लियामेंट का आपका टॉपिक काफ़ी बड़ा है ना। तो देखो पार्लियामेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आप देखेंगे हर साल आपको पार्लियामेंट से जो क्वेश्चंस है वो पॉलिटी में देखने को मिल जाते हैं। कहीं से भी आप देखोगे, चाहे आप प्रीलिम्स देख लो, मेंस देख लो, किसी भी साल के आप बच्चों पेपर उठा लो, आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस है वह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इंतजार कीजिए उस वीडियो का। और एक बार अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इस पूरे जो आपका ये बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत वाला, इस बुक में सबसे बड़ा जो टॉपिक है आपका वो पार्लियामेंट ही है ना। लगभग 30-35 के आसपास इसमें पेजेस में, तो शायद कम कर दिए नंबर ऑफ पेजेस, है ना। पहले जो पेजेस है वह 40-45 हुआ करते थे। तो इसमें देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पार्लियामेंट, है ना। तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं,
जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी का, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ अभी भी शायद लगभग इतने ही हैं, 40-42 पेज तो अभी भी हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो आपका काफ़ी बड़ा होगा, उसको चाहे तो आप 2 पार्ट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अब तक हम इसके 22 चैप्टर्स जो हैं वह पढ़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के 22 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो जो अब तक आपने ऐसा अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, जैसे कि समटाइम्स होता है कि हमने कोई वीडियो देख लिया बट उसका हमने ना ही रिवीजन किया है, ना ही हमने नोट्स बनाए, ना ही बुक से हमने रीडिंग की है। कोशिश करो, वैसे तो हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, है ना, नोट्स बना लेते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपने आधे नोट्स बनाए आधे नहीं बनाए, उन नोट्स को कंप्लीट कीजिए बच्चों, रिवाइज कीजिए, है ना, क्योंकि अकेले में खुद से पढ़ने बैठोगे ना तो बुक आपको बल्कि लगेगी, भारी लगेगी। ये भी नहीं प्लस समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट था, मैंने तो इसको स्किप कर दिया, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन खा जाओगे, भूल जाओगे कि मैंने ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा। क्लास में पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लैरिफाई होंगी, ज्यादा ठीक तरीके से क्लैरिफाई होंगी। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ करंट अफेयर से हम चीजों को जोड़ लेंगे, नोट्स मेकिंग का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी के साथ जो वीडियोज हैं बच्चों वह देखते रहे। साथ ही आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगर आपको लगता है कि नहीं मैम कुछ और भी इसमें सुधार हो सकता है, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, है ना। सुधार की गुंजाइश तो हर वक्त है, हमेशा है, हर जगह है। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे। अच्छा, कोशिश करो कि अब तक हमने यहाँ पर जो 22 चैप्टर ये कर चुके हैं, आप एटलीस्ट 1 और 2 इसका जो रिवीजन है वह बेसिकली आप करें। जो नोट्स आपने बनाए, कुछ नहीं होता तो नोट से पढ़ लो। कभी कभी ऐसा लगे कि नोट्स देख के कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, तुरंत उठा के बुक देख लो। ठीक है, और बाकी जो PYQs हैं उसको लगाते रहिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। कॉन्टिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कॉमेंट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।